नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर जामताड़ा से, जहां सरकार बांध में घर पर गिरे ठनका का वीडियो सामने आया है। घटना गुरुवार शाम की बताई जाती है। सरकार बांध तालाब के पास स्थित वन विभाग के कर्मी सुभाष सिंह के घर पे अचानक से ठनका गिरा। इस दौरान बिजली कड़कने की आवाज से पूरा मोहल्ला सहम जाता है। बादलों की गर्जना भी डराने लगी। आसपास के घरों में बिजली संचालित उपकरण जल गए। घर की छत में गड्ढा हो गया और दरारें साफ नजर आ रही हैं। घटना के समय परिवार के सदस्य घर पर ही मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं। मकान के छत को छेद करते हुए आकाशीय बिजली धरती में समा जाती है। बता दें कि गुरुवार की शाम को हवा और ठनका के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने जामताड़ा में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ वज्रपात होने की संभावना पहले ही जाहिर की थी। और जरा तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर है जहां पर ठनका गिरा और इसी घर पर गिरता है, लेकिन गनीमत ये रही। और ये तस्वीर जरा एक बार देखिए, किस तरीके से ये बिजली जो है, आकाशीय बिजली, वो इस घर पर गिरती है और घर को छेदते हुए जमीन में समा गई। लेकिन गनीमत ये रही कि घर में मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एक बार फिर से उन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये बिजली जो है इस घर पर गिरती है और आसपास के लोग इसकी आवाज से सहम जाते हैं। बिजली के जो उपकरण थे वो जल गए, नष्ट हो गए, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। तो ठनका गिरने का ये लाइव वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एक घर पर ये ठनका गिरता है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। बादलों की आवाज से लोग जरूर डरे सहमे नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय झारखंड दौरा खत्म हो गया है और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल आपको सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरे सम्मान के साथ विदाई देते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। अंतिम दिन राजभवन में राष्ट्रपति ने राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और किसी ने सरना धनकोट का मुद्दा उनके सामने रखा, तो किसी ने राष्ट्रपति को संथाल परगना आने का निवेदन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजभवन से वापसी की जानकारी दे रहे संवाददाता अविनाश कुमार। के सामने जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये राजभवन की तस्वीर है और पिछले 3 दिनों तक इसी राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही और कई लोगों से, कई राजनीतिक दल के नेताओं से, सामाजिक संगठनों से, बुद्धिजीवियों से, डॉक्टरों से, जो यहाँ के राज्य के एडवोकेट हैं, उनसे अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है। और अब यहाँ से ये काफिला जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहा है। पहले से ही समय तय थी और उसी समय के अनुसार कहूँ 11:15 बज रहे हैं और 11:15 बजे की ये तस्वीर है जब सामने देखिए ये द्रौपदी मुर्मू की ये गाड़ी है और वो ठीक दूसरी तरफ बैठी हुई हैं। यहाँ से ये काफिला जाता हुआ और इस काफिले में अगर आप पीछे की गाड़ियों पर गौर फरमाएं तो राज्यपाल की ये गाड़ी जा रही है, उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसी गाड़ी में सवार हैं। मतलब सीपी राधाकृष्णन के साथ इस वक्त हेमंत सोरेन भी उस गाड़ी में सवार हैं और यहाँ से ये अब काफिला एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है और एयरपोर्ट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो अब जो पिछले 3 दिनों से लगातार द्रौपदी मुर्मू को लेकर लोगों के अंदर जो उत्सुकता थी, जो एक आकर्षण था, अब यहाँ थोड़ा थम जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस राजभवन में बहुत सारी बातें हुई। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रांची से लेकर अगर हम खूंटी तक की, वहीं राजभवन में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अंबा प्रसाद ने इस दौरान राज्य में विस्थापन और ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कोल कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, विस्थापित होने वालों को भी बसाया नहीं जा रहा। देखिए, आज हम लोग का सौभाग्य है, महामहिम माननीय प्रेसिडेंट मैडम आई हमारे स्टेट में और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मिलने का।
मैंने कुछ मतलब कम समय मिला मुझे बात करने का, लेकिन अच्छे से माननीय प्रेसिडेंट ने अच्छे से बात को सुना। एक तो विस्थापन का मामला था कि हमारा पूरा राज्य विस्थापित, मतलब मेजर जो हमारा इशू है राज्य का वो विस्थापित का इशू है, और जिस तरह का दंश विस्थापित लोग झेल रहे हैं, जो केंद्र सरकार से संबंधित जो कंपनियां हैं उनको मॉनिटर करने वाला कुछ भी हमारे पास हम नहीं देखते कि उन पे जांच होती है या उनको मॉनिटर किया जाता है। वो अवैध तरीके से कोयला निकासी करते रहते हैं, और ये बोल के कि कोयला बहुत ज़रूरी है देश के लिए, वो अवैध कोयला भी मतलब रोकने के लिए किसी का हिम्मत नहीं होता है। तो ये चीज़ को हमने उनको एक पत्र के माध्यम से भी मतलब उनको सारा चीज़ अवगत कराया। खबर बोकारो से, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप पड़ोस में रहने वाले शख्स पर ही लगाया। बताया जा रहा है कि नाबालिग दोस्तों के साथ खेल रही थी और तभी आरोपी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया और घर में ही उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता की मां ने कहा कि उसकी दुकान के बगल में ही आरोपी दुकान चलाता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। बगल वाले दुकान वाले जो हैं माँ बेटा दोनों दुकान चलाते हैं। हम भी, मेरे भी वहीं पे दुकान है। उन्होंने दुष्कर्म के सीढ़ी के नीचे, मकान मालिक की सीढ़ी के नीचे बच्चे के गुप्त अंग में गलत काम किए। कितने जान पहचान तो 4 से 5 साल से है, क्योंकि दुकान एक पास है तो जान पहचान तो होगा ही सर। और वो उनको भैया भैया बोलती है। संजय बस्ती में चेक पोस्ट के पास सूचना मिला कि गुजरात कॉलोनी के पास एक घटना घटी है। मैं घटना ससुर के साथ वहाँ कटक पहुँचे, वहाँ से लड़की को लेकर तत्काल पहुँचे। फिर लास्ट में वहाँ से इलाज कराकर उसको खाना पाया। फिर अभी को पकड़ के हाजत बंद किया, कार्रवाई की जा रही है। कुमार नाम है उसका। कहाँ का रहने वाला? कहाँ का रहने वाला? पुराने में 70 हज़ार का रहने वाला है। खबर देवघर से, जहां साइबर अपराधी काफी सक्रिय हो चुके हैं। लगातार साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे लेकर साइबर थाना की पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। और इसी कड़ी में मधुपुर और पत्थरदग्गा ओपी में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 मोबाइल, 3 फर्जी सिम कार्ड की बरामदगी की गई। पकड़े गए आरोपी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार बना रहे थे। साइबर डीएसपी ने कहा कि लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाकर पकड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि किसी भी अननोन लिंक को क्लिक न करें और ओटीपी किसी को भी साझा न करें। कभी कभी दूसरा का ले लेते। प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन और उसमें गति देने के लिहाज से बीजेपी इन दिनों आजीवन सहयोग निधि अभियान में जुटी हुई है, जिसके तहत 50 करोड़ रुपए पार्टी फंड में जमा करने का लक्ष्य है। जिसके तहत पार्टी अपने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता और कार्यकर्ताओं से राशि सहयोग के रूप में ले रही है। इसमें कम से कम 1000 रुपए की राशि फिक्स की गई है। नियम के अनुसार 2000 या फिर इससे ज्यादा राशि देने वाले कार्यकर्ता ऑनलाइन या फिर चेक के जरिए ही राशि दे सकते हैं। इसे लेकर बाकायदा लोगों को रसीद भी दी जा रही है। बता दें कि राज्य भर में पार्टी के करीब 42 लाख कार्यकर्ता हैं, जिसमें दायित्वधारी सदस्यों की अगर संख्या की बात की जाए तो 14.5 लाख के करीब हैं ये। इनमें पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल हैं। कोई गलत ढंग से नहीं, स्वेच्छा से कार्यकर्ता अपने सहमति से, ये दोनों प्रावधान है। अगर आपको 2000 से ज़्यादा राशि देना है तो आप चेक से आपको देना है, उसका आपको रिसिप्ट दिया जाएगा और बाकी आप उसको कैश में अपने नाम से, अपने परिवार के नाम पे, अपने और किसी के नाम पे आप उसको दे सकते हैं। कार्यकर्ताओं के समर्पण से, कार्यकर्ताओं के साधन से चलने वाला राजनीतिक दल है और बहुत कम खर्च में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करती है। समय समय पे आजीवन सहयोग निधि का अभियान हम चलाते हैं।
रामगढ़ में गर्मी का कहर जारी है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। धूप और गर्मी में लोग जो है वो सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आपको सन्नाटा पसरा नजर आएगा। तपती गर्मी और लू की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लू से पीड़ित रोगी लगातार अस्पतालों का रुख करते हुए देखे जा सकते हैं। सदर अस्पताल में लू से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जहां पर 6 बेड रिजर्व रखे गए हैं। चिकित्सकों ने लोगों से कड़ी धूप में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। जरूरत पड़ने पर छाता या फिर गमछा लेकर ही बाहर निकले। खाली पेट बाहर न निकलने की हिदायत भी दी जा रही है और पर्याप्त मात्रा में आप पेय पदार्थों का सेवन जरूर करें, जिसकी सलाह देते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के सदर अस्पताल में। इन दिनों लू लगने के कारण काफ़ी संख्या में मरीज सदर अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हैं। अभी हम सीधे बात कराएंगे यहाँ के सिविल सर्जन से। सर, अभी पारा 42 डिग्री को जा रहा है, लोग लू के शिकार हो रहे हैं, इससे बचाव के क्या उपाय हैं? आपके यहाँ क्या व्यवस्था की गई है? हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर बेड्स हैं, पेशेंट को एडमिट किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। बच्चा जो पेशेंट को हीट वेव से परेशान होता है या उसको लू लगती है तो बच्चों के लिए भी व्यवस्था है। और साथ ही साथ हम लोग ये कहेंगे कि बचाव ही सबसे अच्छा है। धूप में अनावश्यक न निकलें। बच्चों को तो धूप से बचा करके रखें, सिर को ढक करके रखें, छाता लेकर के चलें, पानी ज़रूर पीते रहें बराबर जितना प्यास लगे। और मौसमी का जूस हुआ या नारंगी का रस हुआ या नारंगी ऐसे भी खा सकते हैं। तो जिस चीज़ में लिक्विड है, जिस चीज़ में फ्लूइड है, वो चीज़ ज़रूर खाते पीते रहें, तो इससे आप लू से बच सकेंगे। और कोई परेशानी हो तो हमारे अस्पताल में सारी व्यवस्था है। कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? हम ग्राम लोधमा से आए हैं और मेरा नाम है बबीता कुमारी। लू लग गया आपको? हाँ। कैसे लग गया लू? हम कुछ काम से बाहर आए हुए थे। अच्छा, तो अच्छा। अचानक हमें मतलब जैसे चक्कर जैसे लगने लगा। उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं, शरीर पूरा काम नहीं करने लगा। तो इसीलिए हम सदर अस्पताल आए हुए हैं अपने इलाज के लिए। कि लू से बचाव के लिए प्रिकॉशन ही सबसे बड़ा उपाय है। यानी कि आप जितना प्रिकॉशन रखेंगे और गर्मी के दिनों में खास करके पानी खूब पिए, जूस पिए, यही इसका बचाव का एकमात्र उपाय है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। राजधानी रांची में इस्कॉन की तरफ से 15 दिनों का समर कैंप लगाया गया, जिसमें अलग अलग जगहों से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। कार्यक्रम का मकसद बच्चों को आध्यात्म की शिक्षा देना है। इस्कॉन के जनरल मैनेजर मधुसूदन मुकुंद ने बताया कि बच्चों के बीच आध्यात्म के बीज को बोया जाना जरूरी है और यही कार्य हम कर रहे हैं। स्कूलों में इन दिनों आध्यात्म और संस्कृति के पाठ नहीं पढ़ाए जाते हैं। समर कैंप के माध्यम से बच्चों के बीच इसी की जानकारी दी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गौरव झा। राजधानी रांची में समर कैंप के माध्यम से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से आध्यात्मिक जानकारी देने का प्रयास इस्कॉन रांची कर रही है। आप इन छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो गर्दन पर अपनी डाल सजा रहे हैं। ये इस वजह से क्योंकि समर कैंप का समय चल रहा है, गर्मी की छुट्टी स्कूलों में होती है, तो अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो। तो आप देख रहे हैं ये अनुशीलन जो हमारा कैंप है, समर कैंप, इसका थीम है कि कल्टिवेटिंग द पर्सनैलिटी विद इन। हो क्या आ रहा है, हम बाहर से तो आज बच्चों को बहुत ग्रूम कर देते हैं, बट हम संस्कारों पर कोई काम नहीं करते हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं, विच इज़ अ मिसिंग लिंक। कैरेक्टर एजुकेशन, संस्कार एजुकेशन हम नहीं दे पा रहे हैं। और संस्कार कैसे आता है? जब आप प्रभु के सानिध्य में होते हो, आप जब उनसे जुड़ते हो, तो ये हम उनके अंदर ये प्रिंसिपल डाल रहे हैं कि हम कैसे, हमारा अस्तित्व भगवान के बिना नहीं है। उसका क्या उद्देश्य है वो सीखा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। कौन से स्कूल में? स्कूल। और यहाँ सीखने के लिए कब से आए हैं? गर्मी की छुट्टी में लोग नानी के घर जाते हैं घूमने के लिए, आप मृदंग सीखने के लिए आए? समर कैंपस में सब कुछ होता है। क्या क्या हुआ? मृदंगा सीखा। मृदंग में क्या क्या सीखा? मृदंग में तेरे खेता, तेरे खेता, तेरे खेता। क्या नाम है आपका? चैतन्य कुमार। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ आप देखिए बच्चियाँ जी हैं, वो भी यहाँ पर क्लास ले रही हैं। आपने क्या क्या सीखा? करताल, मृदंग। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये तमाम जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। अगले 2 दिनों तक इस तरह का कैंप यहाँ पर चलने वाला है और इस कैंप के माध्यम से जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से जो अध्यात्म से वो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
गौरव झा, न्यूज 18 रांची। तो गर्मी की शुरुआत होते ही पलामू पे पेयजल संकट से लोग एक बार फिर से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे ग्रामीण इलाका हो या फिर शहरी क्षेत्र, मेदिनीनगर शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां टैंकर का भी पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा। ऐसे में शहरी जलापूर्ति नियमित रूप से नहीं होने से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी के लिए लोग इधर उधर भटकते हुए आपको नजर आ जाएंगे। पिछले कई सालों से यहाँ इस इलाके के लोगों के बीच यही हालात है। शहरवासियों को सेकंड फेज जलापूर्ति का कई सालों से इंतजार है ताकि इनके हालात सुधरेंगे। 2016 में शिलान्यास के बाद इस पर आज तक काम शुरू नहीं हुआ। मेदिनीनगर शहर की वर्तमान जलापूर्ति योजना भी पेयजल स्वच्छता विभाग और नगर निगम की लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। वर्षों के बाद भी अगर देश का कोई नागरिक पानी के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए अगर संघर्ष कर रहा है, तरस रहा है, तो निश्चित तौर पर ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए चिंतनीय और निंदनीय है। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पानी पिलाना एक पुण्य का काम तो है ही है, एक लोगों की मूलभूत सुविधाओं का में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर। देखिए, पेयजल स्वच्छता विभाग झारखंड का सबसे भ्रष्टतम विभाग है और डाल्टनगंज जैसे कमिश्नरी मुख्यालय में हम देखते हैं कि लगातार पेयजल विभाग के द्वारा पानी फिल्टर नहीं हो रहा है और संक्रमित पानी लगातार नदी से सीधे उठाकर सप्लाई किया जा रहा है। कई स्थानों पे हम लोग देख रहे हैं कि सीधे जो नाला का पानी नदी में जा रहा है वहीं पास में खोद के उसको उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सामने में J12 मतलब कि पानी उसी से लेना है। अगर उसको अगर लोग चाहे तो एक पंप लगा के पानी अभी भी 24 घंटा दे सकता है। कारगर है इसलिए कि ढाला हुआ नहीं है, लेकिन उसमें पाइपलाइन नहीं कनेक्ट। पाइपलाइन जमशेदपुर में भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल अपने गाने की शूटिंग और लॉन्चिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। इसका निर्माता निर्देशक बद्रीनाथ है और अभी जमशेदपुर शहर में कई गानों की शूटिंग की जा रही है। इस दौरान खेसारी लाल ने शूटिंग के दौरान झारखंड सरकार से सब्सिडी देने के साथ फिल्म सिटी के निर्माण की भी मांग की, ताकि झारखंड की युवा पीढ़ी को भोजपुरी के साथ स्थानीय भाषा में फिल्म और गाने बनाने में सहयोग मिल सके। हमें चाहिए और अगर हम यहाँ शूट कर रहे हैं तो सब्सिडी जैसे यूपी में मिल रही है, ऐसे झारखंड में भी था लेकिन कभी मिला नहीं किसी को। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर सब्सिडी का व्यवस्था अगर यहाँ होता है और कुछ फिल्म सिटी का निर्माण भी होता है तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि हम लोगों को काम करने में। और यहाँ ज़्यादा मुझे लगता है कि भोजपुरी में अगर 100 सॉन्ग रिलीज होती है तो 40 सॉन्ग तो सिर्फ बद्री झाँ के वजह से होती है। और 100 फीट के इनके पोस्टर्स लगे हुए थे और पूरा शहर चौक हो गया था। तो वैसे ही हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में इनके एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं और इन्होंने अपनी हामी भरी और हम लोग इस सारेगामा खेसारी नाइट के माध्यम से बहुत जल्द बहुत सारे शोज करने वाले सारे विश्व में।